यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। रात का समय था। आरव बंदरगाह पर पहुंचा ही था कि व्यापारिक समूह का वह प्रबंधक तुरंत उसके सामने प्रकट हुआ। तुम अब आ रहे हो? जहाज 15 मिनट में निकलने वाला था, प्रबंधक ने थोड़े गुस्से में कहा। आरव कुछ कहने ही वाला था कि प्रबंधक ने हाथ हिलाया और उसे 1 किलोमीटर से अधिक लंबे उस विशाल जहाज पर खींच लिया। चलते हुए वह बोला, हमारा व्यापारिक जहाज आमतौर पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाता है। हालांकि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे और तुम्हें मध्य क्षेत्र की यात्रा करने की जल्दी थी, इसलिए मुझे सहानुभूति हुई और मैंने तुम्हें जहाज पर चढ़ने की अनुमति दे दी। लेकिन उच्च अधिकारियों को निश्चित रूप से संदेह होगा यदि जहाज पर अचानक कोई अतिरिक्त व्यक्ति दिखाई दे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक पहचान तैयार की है। इस क्षण से तुम मेरे भतीजे हो, समझे? आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। मैं उसे एक अच्छा इंसान लगा। शायद मेरे उच्च ग्रेड ऊर्जा पत्थर अच्छे लगे होंगे। आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं मैनेजर यून के सभी निर्देशों का पालन करूंगा। इस समय वह बस अराजकता के महासागर के उन 4 संप्रदायों के पीछा करने से बचना चाहता था। साधना के आत्मिक स्तर की तो बात ही छोड़िए, अगर वह आत्मोन्नति स्तर पर भी होता तब भी उसे विशेषज्ञों के इतने बड़े समूह से बचना पड़ता। आरव को लगा कि उसकी ताकत उसके साथियों के बीच बुरी नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह आत्मोन्नति स्तर में भी अजेय हो सकता है। आत्मविश्वास एक अच्छी बात है, लेकिन अहंकार मौत को दावत देने से कम नहीं था। आरव की बात सुनकर मैनेजर यून के चेहरे के भाव काफी शांत हो गए और उन्होंने कहा, पहली मंजिल वह जगह है जहां सामान रखा जाता है और वहां विशेषज्ञ पहरा देते हैं। वहां मत जाना वरना तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। दूसरी मंजिल वह जगह है जहां नौकर आराम करते हैं। तुम उनके लिए परिचित चेहरा नहीं हो, इसलिए वहां भी मत जाना, अन्यथा परेशानी हो सकती है। जहां तक तीसरी मंजिल की बात है, जब वह इस बिंदु पर पहुंचा तो मैनेजर यून के चेहरे के भाव गंभीर हो गए और उसने कहा, तीसरी मंजिल वह जगह है जहां यंग मिस और यंग मास्टर आराम करते हैं। तुम्हें वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम्हारे पास चाहे कितनी भी जान क्यों न हो, तुम बच नहीं पाओगे। आरव मुस्कुराया और बोला, मैनेजर यून, क्यों न हम ऐसा करें? मैं बस आपके पीछे चलूंगा और आप जो कहेंगे वही करूंगा। ठीक है। मैनेजर यून ने सिर हिलाया और कहा, हम्मा, तुम वास्तव में समझदार बच्चे हो। तुम बहुत होनहार हो। आरव अवाक रह गया। जहाज बहुत बड़ा था। यह 1 किलोमीटर से अधिक लंबा, 300 मीटर से अधिक चौड़ा था और काफी ऊंचा भी था। जहाज के चारों ओर अनगिनत तंत्र के निशान थे और इन्हीं निशानों की वजह से यह जहाज ऊर्जा पत्थरों से चल सकता था। यह जहाज तब तक चलाया जा सकता था जब तक इसके पास ऊर्जा पत्थर थे। जहां तक ऊर्जा पत्थरों की खपत और जहाज की गति का सवाल था, वह निशानों की गुणवत्ता पर निर्भर करता था। जहाज को चलाने की क्षमता के अलावा इन तंत्र चिन्हों का उपयोग रक्षात्मक और आक्रामक संरचनाएं बनाने के लिए भी किया जा सकता था। आखिर असीम महासागर में हर तरह के खतरे थे। मैनेजर यून के अनुसार रक्षात्मक संरचना ऐसी थी जिसे 5वीं रैंक का आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ भी नहीं तोड़ सकता था, जबकि आक्रामक संरचना पर्याप्त ऊर्जा पत्थरों के होने पर आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को कुत्तों की तरह काट सकती थी। आरव यह सुनकर काफी हैरान हुआ। यह जहाज इतना शक्तिशाली है? यह आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को कुत्तों की तरह मार सकता है? मैनेजर यून ने आरव की हैरानी देखकर उसे थोड़ी देर तक नीची नजरों से देखा और कहा कि आरव दक्षिणी क्षेत्र में पलाबधा है और उसे कोई ज्ञान नहीं है,
इसलिए वह आरव का ज्ञान बढ़ाने में मदद करना चाहता है ताकि मध्य क्षेत्र में उसकी नाक न कटे। आरव ने मैनेजर यून के तिरस्कार का बुरा नहीं माना और उसने विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन भी मांगा। इस तरह आरव को उनकी बातचीत से बहुत सारी जानकारी मिली। बातें करते करते वे बिना पता चले ही जहाज पर पहुंच गए थे। हालांकि जब वे जहाज पर पैर रखने वाले थे तो उन्हें आत्मिक स्तर की 9वीं रैंक के एक गार्ड ने रोक लिया। लेकिन मैनेजर यून ने कुछ शब्द कहे और गार्ड को 2 टॉप ग्रेड एनर्जी स्टोन्स दिए, जिसके बाद गार्ड मुस्कुराया, सिर हिलाया और उन दोनों को जहाज पर चढ़ने की अनुमति दे दी। मैनेजर यून ने आरव को एक खाली कमरा दिया और आरव को वहीं रहने और कहीं और न जाने के लिए कहा। उसके बाद वह चला गया। कमरा बड़ा नहीं था और उसमें कुछ फुटकर सामान पड़ा था। साफ था कि यह एक अप्रयुक्त कमरा था। आरव ने बुरा नहीं माना। वह बस जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। इस समय वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जबरदस्त ताकत के बिना उसे इस दुनिया में सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे अचानक गलियारे से कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे आरव की भौहें तन गईं। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मैनेजर यून एक अन्य व्यक्ति के साथ अंदर आए। वह जिसे साथ लाए थे वह करीब 17 साल का युवक था। वह चौड़े नीले रंग के लबादों में एक सुंदर युवक था। आरव को देखकर युवक थोड़ा दंग रह गया। उसे स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई और भी होगा। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहो और कहीं मत जाना, समझे। अपनी बात खत्म करते ही मैनेजर यून मुड़े और चले गए और कमरे में केवल आरव और वह युवक रह गए। आरव ने एक पल के लिए सोचा और फिर उसे समझ आ गया। वह युवक शायद उसी की तरह की स्थिति में था, एक बिना टिकट का यात्री। जब उसने इस बारे में सोचा तो आरव ने अपनी दृष्टि हटा ली और आंखें बंद करके साधना जारी रखी। वह युवक आरव के प्रति काफी सतर्क लग रहा था और वह काफी दूर रहा। बस उसकी निगाहें लगातार आरव पर टिकी थीं। जब आरव को इस दृष्टि का एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोलीं और एक नजर डाली और फिर उसकी नजर युवक के सीने पर जाकर टिक गई। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने भांप लिया कि सामने वाला युवक नहीं बल्कि पुरुष के वेश में एक महिला थी। हालांकि यह उसका काम नहीं था। वह भी उसकी तरह ही छिपकर यात्रा कर रही थी। अरे, क्या तुम दक्षिणी क्षेत्र से हो? वह युवक काफी देर तक चुप रहा और फिर अचानक बोला। आरव ने आंखें खोलीं, एक नजर डाली और फिर सिर हिलाया। तब तो तुम निश्चित रूप से नाजिन को जानते होगे, वह युवक थोड़ी उत्तेजना के साथ बोला। आरव के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह युवक बोलता रहा। क्या वह वाकई साधना के एक ही स्तर के लोगों के बीच अजेय है? क्या वह वाकई आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम है? वैसे क्या उसे सच में युद्धदेव की विरासत मिली है? वह युवक काफी उत्साहित लग रहा था और अनजाने में आरव की ओर चल पड़ा था। आरव ने सिर हिलाया। उसे अपने मन में काफी हंसी आई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नाजिन की प्रतिष्ठा इतनी महान होगी कि उसके प्रशंसक भी होंगे। युवक और भी उत्साहित हो गया और बोला, बहुत अच्छा। जैसा कि उस व्यक्ति से उम्मीद थी जिसे मैं आरव की क्षमा मानती हूँ। वैसे मैंने सुना है कि तलवार सम्राट आरव ने भी उसके सामने घुटने टेके हैं, क्या यह सच है? आरव की पलकें झपकीं और उसने अपना दाहिना हाथ भींच लिया, फिर शांत भाव से कहा, तुम आरव को जानती हो? क्या दक्षिणी क्षेत्र में कोई उसे नहीं जानता? श्यामा ने कहा, सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र ही नहीं, उसकी ख्याति अराजकता के महासागर में भी फैलने लगी है। उसे मध्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई है। मैंने दक्षिणी क्षेत्र पहुंचने के बाद उसके बारे में जांच की थी। उसकी ताकत बुरी नहीं है
और उसने तलवार सम्राट के खिताब का अपमान नहीं किया। हालांकि मैं वास्तव में उसे नीची नजर से देखती हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, श्यामा का चेहरा तिरस्कार से भर गया। आरव के चेहरे पर उसे सुनते हुए धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसके आखिरी शब्द सुनते ही उसकी मुस्कान जम गई। आरव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम उसे नीची नजर से क्यों देखती हो? वह संकीर्ण सोच वाला, बदला लेने वाला, लोगों को मक्खियों की तरह काटने वाला है और अपनी सनक के अनुसार सब कुछ करता है। जरा सी नाराजगी उसे किसी की हत्या करने या उनके पूरे परिवार को नष्ट करने पर खत्म होती है। मुझे वाकई नहीं पता कि ऐसा व्यक्ति तलवार सम्राट कैसे बन गया। मेरी राय में तलवार दानव नाम उस पर बेहतर जचता है। वैसे मैंने सुना है कि वह बेहद कामुक भी है। उसके पास एक साधना साथी है, फिर भी वह हर जगह महिलाओं को खोजता रहता है। क्या मुझे ऐसे व्यक्ति को नीची नजर से नहीं देखना चाहिए जो एक ही प्रेमी पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता? श्यामा ने गुस्से में बोलते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए और उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। हो, अगर मेरा सामना उस जैसे व्यक्ति से हुआ तो मैं निश्चित रूप से उसे नपुंसक बना दूंगी ताकि वह इस दुनिया की महिलाओं पर संकट न ला सके। श्यामा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां और भींच लीं। क्या तुम उसे हरा सकती हो? आरव ने सपाट स्वर में कहा। मेरे दादाजी हरा सकते हैं। श्यामा एक पल के लिए रुकी और आगे बोली, मेरे पिता भी कर सकते हैं। हाँ, मेरे चाचा भी। ओह, मेरा बड़ा भाई भी उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाए। उसने अपना सिर हिलाया और उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। श्यामा बातचीत में बहुत रुचि ले रही थी और बोलती रही, मैं इस बार नांजिन को देखने के लिए जानबूझकर दक्षिणी क्षेत्र गई थी। दुर्भाग्य से मुझे उसकी एक झलक भी नसीब नहीं हुई। कितना गुस्सा आता है। सौभाग्य से मैंने सुना है कि वह मध्य क्षेत्र गई है। ही एक बार जब मैं मध्य क्षेत्र पहुंच जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से उससे मिल पाऊंगी। उस समय मैं उससे जरूर पूछूंगी कि वह इतनी जबरदस्त क्यों है। आरव बस बोलने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि जहाज ने चलना शुरू कर दिया है और इससे आरव को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई। शुक्र है कि कोई अनहोनी नहीं हुई, अन्यथा मुझे यहाँ और भी समय बर्बाद करना पड़ता। इस समय वह बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकता था। जितनी देर वह यहाँ रुकता, युगेंद्र के पास विश्व चित्र को हथियाने के लिए उतना ही अधिक समय होता। यदि युगेंद्र सफल हो गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। वह निश्चित रूप से आत्मोन्नति स्तर को प्राप्त करना चाहता था। यदि वह आत्मोन्नति स्तर या आत्मिक स्तर के शिखर तक पहुंच जाता तो वह बेहतर स्थिति में होता। श्यामा ने अचानक कहा, तुम थोड़े थोड़े आरव जैसे क्यों दिखते हो? आरव की पलकें झपकीं और फिर उसकी आंखों की गहराइयों में एक ठंडी चमक कौंधी। रुको, तुम वह राक्षस आरव कैसे हो सकते हो? आरुषि ने अपनी ही बात को नकारा और अपना सिर हिलाया। मैंने सुना है कि आरव बेहद असामाजिक है और बिना किसी कारण के हत्या करना पसंद करता है। भले ही तुम बहुत अच्छे नहीं हो, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम बुरे नहीं हो। अफसोस, तुम्हें उस राक्षस जैसी शक्ल क्यों मिली? अफसोस? आरव के मुंह के कोने फड़के जबकि उसकी आंखों में हत्या की मंशा गायब हो गई और वह शांति से बोला, तुम आरव से मिली हो? आरुषि ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मिली। हालांकि मैंने उसका एक चित्र देखा है। बोलते हुए उसने एक चित्र निकाला और आरव की ओर बढ़ाते हुए कहा, देखो। आरव की पलकें उसे देखते ही झपकने लगीं क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। एकमात्र अंतर यह था कि उसे बहुत अधिक ठंडा और असामाजिक दिखाया गया था। सच तो यह है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें देख रही हूँ
तुम और भी ज्यादा आरव की तरह दिखने लगे हो। आरुषि उसे एकटक देखते हुए बोली, मैं ही आरव हूँ। यह एक दुर्लभ क्षण था जहाँ आरव ने एक बार सच बोला था। आरुषि दंग रह गई और फिर वह ठहाके मारकर हंसने लगी। वह कुछ देर तक हंसती रही, फिर उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम वास्तव में उस राक्षस के रूप में ढोंग करने के लिए बहुत बहादुर हो। सावधान रहना। अगर उस राक्षस को पता चला तो वह तुम्हारी खाल उधेड़ देगा, तुम्हारी हड्डियां निकाल लेगा और तुम्हारे जानने वाले हर किसी को मार डालेगा। क्या आरव वाकई इतना पागल और अनुचित है? आरव यह सवाल पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे पता था कि उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इस हद तक भयानक होगी। उसे होना चाहिए, आरुषि ने कहा। वैसे भी दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो उसके बारे में बात करता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। सही कहा, मैंने सुना है कि उसने शाही राजधानी में अग्रावंश नामक एक पूरे वंश का सफाया कर दिया था। उसने बच्चों और बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा। तुम दक्षिणी क्षेत्र से हो तो तुमने इसके बारे में सुना ही होगा, है ना? क्या यह सच है? यह सच है, आरव ने कहा। आरुषि खड़ी हो गई, अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से में कहा, अगर मैं, आरुषि, ऐसे पागल और अनुचित राक्षस से मिलती हूँ तो मैं निश्चित रूप से उसे नपुंसक बना दूंगी और उसे बहुत पीटूंगी। मैं, आरुषि, स्वर्ग के लिए न्याय कायम करूंगी। जब उसने यह बात कही तो उसने आरव की ओर देखा और कहा, तुम मेरा समर्थन करोगे, है ना? ओह, तुम निश्चित रूप से करोगे। न्याय की भावना रखने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसे राक्षस को दुनिया में आपदा लाने की अनुमति नहीं देगा। आरव ने उसे आश्चर्य से देखा। स्वर्ग के लिए न्याय कायम करना, उसे खुद को ही नपुंसक बनाने में उसका समर्थन करना। अगर वह 17 साल के आसपास की न होती तो उसने सोचा होता कि यह भेष बदलकर करिश्मा आई है। कहने की जरूरत नहीं है कि वह निश्चित रूप से किसी असाधारण विशेषज्ञ की पोती या बेटी थी, अन्यथा एक साधारण वंश ऐसे अजीब व्यक्ति का पालन पोषण करने में बिल्कुल असमर्थ होता। बूम! अचानक जहाज हिंसक रूप से हिल गया। कमरे के भीतर की चीजें तुरंत लुढ़कने लगीं, जबकि आरुषि फर्श पर गिरते गिरते बची। आरव ने अपनी भौहें सिकोड़ी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। इसी बीच दरवाजा खुला और प्रबंधक अंदर आया और कहा, चिंता मत करो, यह सिर्फ 24वें स्तर का तूफान है और यह बहुत जल्दी गुजर जाएगा। बूम! उनकी बात खत्म होते ही जहाज एक बार फिर जोर से कांप उठा। इस बार यह पहले से कहीं अधिक हिंसक था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जहाज डूबने वाला है। आरव की भौहें, जो अभी ढीली हुई थीं, फिर से तन गईं। यह बिल्कुल भी तूफान नहीं है। जहाज पर हमला किया जा रहा है। प्रबंधक का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने कहा, बस यहीं रहो और कहीं मत जाओ। मैं जाकर देखता हूँ। आरव और आरुषि ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों एक के बाद एक कमरे से बाहर निकल गए। डेक पर एक नकाबपोश महिला जिसने अपने चेहरे पर हल्का जालीदार नकाब पहना था और एक युवक वहां खड़े थे और उन दोनों की आंखों में गंभीर भाव थे। उनके पीछे कुछ दर्जन रक्षक खड़े थे और उनमें से 4 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे, जबकि बाकी आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ थे। हालांकि उन सभी के चेहरे पर भी अत्यंत गंभीर भाव थे, क्योंकि जहाज के जितना ही बड़ा एक अजीब और विशाल मछली ठीक उनके सामने थी। वह एक आत्मोन्नति स्तर का समुद्री जीव था, एक वज्रपंख शार्क। बड़ी बहन, वज्रपंख शार्क आमतौर पर समुद्र की गहराई में घूमती हैं, तो अब यहाँ एक कैसे दिखाई दी? नकाबपोश महिला के बगल में खड़े युवक ने धीमी आवाज में यह सवाल पूछा। मैं भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ,
लेकिन मेरा मानना है कि कोई हमारे मेघमंडल व्यापार संघ से माल के इस जत्थे को छीनने का इरादा रखता है, नकाबपोश महिला ने सपाट आवाज में कहा। यह कैसे संभव हो सकता है? युवक उलझन में था। हमारे यशवंश ने अराजकता के महासागर में व्यापार करने के लिए आने से पहले दीप्ति वंश और अन्य सभी संप्रदायों को सूचित कर दिया था। वे हमें निशाना कैसे बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और की नजर हम पर हो? नकाबपोश महिला ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाहे वह कोई भी हो, हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अंकल यून, मैं आपको इस जानवर से निपटने के लिए कष्ट दे रही हूँ। इसे जीवित मत छोड़ना। मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि आखिर किस अज्ञानी मूर्ख ने मेरे व्यापार संघ के जहाज पर हमला करने की हिम्मत की है। वह व्यक्ति वास्तव में जीने से थक गया है। हे। इसे मुझ पर छोड़ दो। उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी चमका और सीधे वज्रपंख शार्क के ऊपर प्रकट हुआ, इससे पहले कि उसने अपनी हथेली पलटी और अपने हाथ में एक तलवार पकड़ ली। उसके दाहिने हाथ के एक ही वार से प्रकाश की अनगिनत किरणें बारिश की बूंदों की तरह बरसने लगीं। एक पल में उसकी तलवार से निकलने वाली रोशनी की किरणें चकाचौंध करने वाले सूर्यों की तरह थीं, जो रात के सन्नाटे में बेहद आकर्षक लग रही थीं। किरणों ने तुरंत वज्रपंख शार्क को घेर लिया और ज्यादा देर नहीं हुई कि उससे एक तीखी चीख सुनाई दी। हालांकि वह अभी भी जीवित थी और उसने बूढ़े आदमी पर पानी की एक बहुत लंबी धार छोड़ी। बूढ़े आदमी ने उसके खिलाफ बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और पानी की धार पर जोर से प्रहार किया, और फिर तलवार की इंटेंट की एक विशाल लहर निकली और धार से टकरा गई। बूम! समुद्र के इस पूरे क्षेत्र का पानी अचानक उबलने लगा और चारों ओर 50 मीटर से ऊंची लहरें उठने लगीं। हालांकि इन लहरों के कारण जहाज केवल थोड़ा सा हिला। अंकल युन की तलवार की तकनीक और भी मजबूत हो गई है। मैंने सुना है कि दक्षिणी क्षेत्र में एक तलवार सम्राट है। मुझे लगता है कि अगर वह अंकल युन की तलवार तकनीक देख ले तो वह निश्चित रूप से खुद को तलवार सम्राट कहलाने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? नकाबपोश महिला के बगल वाले युवक ने हंसते हुए कहा। महिला ने उसे उदासीनता से देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें आरव की ताकत पर यकीन नहीं है और तुम उसके साथ युद्ध करना चाहते हो। मैं तुम्हारे इरादों का समर्थन करती हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि लापरवाह नहीं होना है। यहाँ तक कि मिहिर भी उसके हाथों मारा गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह बिना किसी योग्यता के नाम वाला व्यक्ति है? इस दुनिया में बहुत से लोग अपनी लापरवाही के कारण मर जाते हैं। गुरु ने अनगिनत मौकों पर तुम्हारे सामने यह सिद्धांत दोहराया है, तो क्या तुम अभी भी इसे याद रखने में असमर्थ हो? युवक नकाबपोश महिला से डरता हुआ लग रहा था और वह शर्मिंदगी के साथ हंसा और फिर से बोलने की हिम्मत नहीं की। हवा में मौजूद बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गंभीर भाव थे, क्योंकि उसे पता था कि उसने उस आत्मोन्नति स्तर के समुद्री जीव को कम आंका था। उसकी रक्षात्मक शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक दुर्जेय थी। इसलिए भले ही उसकी तलवार की इंटेंट उस पर लगी थी, लेकिन वह उसे कोई भौतिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया, इससे पहले कि उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से बढ़ने लगी, क्योंकि वह जानता था कि उसे इस दुश्मन के खिलाफ गंभीर होना होगा। ठीक इसी क्षण वज्रपंख शार्क के ऊपर आसमान में एक हलचल हुई और फिर वज्रपंख शार्क के ऊपर 24 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष और एक महिला दिखाई दिए। उसी समय 3 अन्य जहाज जो मेघमंडल व्यापार संघ के जहाज के बराबर थे, अचानक आसपास दिखाई दिए। इसके अलावा वे तीनों जहाज आत्मिक स्तर के विशेषज्ञों से भरे हुए थे। बूढ़े व्यक्ति, जिसे नकाबपोश महिला ने अंकल युन कहा था, का चेहरा यह दृश्य देखकर हिंसक रूप से बदल गया। इसके अलावा
नकाबपोश महिला के चेहरे के भाव भी थोड़े बदल गए, क्योंकि वज्रपंख शार्क के ऊपर वे सभी आकृतियां आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। जहाज पर मौजूद हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। आखिर तुम सब कौन हो? नकाबपोश महिला ने उदास आवाज में कहा। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति 2 कदम आगे बढ़ा और फिर वह हवा में रुक गया और बोला, मैं आकाश दैत्य संप्रदाय का चौथा बुजुर्ग हूँ। हमारे मन में आपके व्यापार संघ के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। हम केवल आपके व्यापार संघ से एक निश्चित व्यक्ति की मांग करना चाहते हैं। उसे हमें सौंप दें और हम आपके व्यापार संघ को बिल्कुल भी परेशान किए बिना तुरंत चले जाएंगे। मेघमंडल व्यापार संघ की भी कुछ पृष्ठभूमि थी, इसलिए आकाश दैत्य संप्रदाय ने स्वाभाविक रूप से उस पर बिना सोचे समझे हमला करने की हिम्मत नहीं की। कौन? नकाबपोश महिला ने पूछा। मध्यम आयु वर्ग का आदमी मुस्कुराया और फिर उसने जहाज की ओर देखा और कहा, आरव, छिपने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि हम यहाँ प्रकट हुए हैं, इसका मतलब है कि हमें पूरा यकीन है कि तुम यहाँ हो। यह दीप्ति वंश के प्रभाव क्षेत्र से बाहर है, इसलिए अब कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। आज्ञाकारी रूप से बाहर आओ और अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। चिंता मत करो, हम तुम्हें बहुत बदसूरत मौत नहीं देंगे। आखिर तुम एक तलवार सम्राट हो। आरव, तलवार सम्राट? वे सब दंग रह गए। आरव के बगल में खड़ी आरुषि सन्न रह गई। उसके बाद वह तेजी से आरव की ओर मुड़ी और चिल्लाई और 1 दर्जन कदम पीछे हट गई। उसने आरव की ओर इशारा किया और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम वह राक्षस हो। तुम। आरव ने उस पर अपनी आंखें घुमाईं। वह बहुत। आरव ने अपना सिर हिलाया और उस पर आगे कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उसने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा था कि वह उनसे छिप सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी उनके द्वारा खोज लिया जाएगा। आरव सभी की हैरान और जिज्ञासु नजरों के बीच धीरे धीरे डेक की ओर चल पड़ा। इस समय नकाबपोश महिला और युवक भी आरव को जिज्ञासु भावों से देख रहे थे, विशेष रूप से उस युवक के लिए उसकी आंखों में उत्साह और युद्ध की भावना भी थी। हे! ठीक इसी क्षण आरव के पीछे से आरुषि की आवाज सुनाई दी और वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। आरुषि एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, आह महान राक्षस, अगर तुम बाद में मर जाते हो तो मैं हमारी अभी हुई बातचीत के लिहाज से तुम्हारी लाश को दफनाने में मदद करूंगी। आरव का चेहरा फड़क उठा और उसने उसे गुस्से में घूरा। उसने उससे एक शब्द भी न बोलने का फैसला किया, क्योंकि वह वास्तव में उसके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात नहीं कर सकता था। आरव मुड़ा और उसके हाथ में शून्य फ्लैश दिखाई दी। 2 कदम बाद उसकी पीठ पर नीली तलवार का संदूक दिखाई दिया। जब वह डेक के बीच में पहुंचा तो उसकी पीठ पर 9th नर्क तलवार पंख भी दिखाई देने लगे थे। अफवाहों के अनुसार आरव के पास एक प्राकृतिक खजाना और एक अत्यंत दुर्जय दिव्य कलाकृति है। लगता है वह सचमुच तलवार सम्राट है, नकाबपोश महिला के बगल वाले युवक ने थोड़े उत्साह के साथ कहा। हाँ, तलवार सम्राट से जैसी उम्मीद थी। तुम इतने सारे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों का सामना करते हुए भी ऐसी उदासीनता और संयम बनाए रखने में सक्षम हो। यह सच में मुझे शर्मिंदा महसूस कराता है। आखिरकार जब मैं तुम्हारी उम्र में एक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ का सामना करता था तो मेरी ऊंची आवाज में बात करने की भी हिम्मत नहीं होती थी, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। 20 से अधिक आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि 5वें रैंक के 4 भी हैं। टस्क, तुम्हारा आकाश दैत्य संप्रदाय। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि युगेंद्र वास्तव में मुझे बहुत ऊंचा समझता है।
जो उसने ऐसी ताकत तैयार की है, आरव ने कहा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। भले ही तुम आत्मिक स्तर पर हो, लेकिन साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते। मृत्युलोक सम्राट ने स्वाभाविक रूप से हमें इतने सारे लोगों को भेजा है ताकि हम तुम्हें एक ही बार में मार सकें, क्योंकि वह तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। अब मैं तुम्हें अपनी जान खुद लेने की अनुमति देता हूं। अगर मैं इसे करूंगा तो प्रतिष्ठित तलवार सम्राट का काम खत्म होने पर शायद कोई लाश भी न बचे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं और देखा कि जहाज के चारों तरफ आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ तैनात थे। वहां 5वें रैंक के 4 विशेषज्ञ, 6ठे रैंक का एक अकेला विशेषज्ञ और बाकी पहले से 4थे रैंक के आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ थे। इसके अलावा जिस जहाज पर वह था उसके दोनों तरफ और पीछे 3 अन्य जहाज थे और उन जहाजों पर अनगिनत आत्मिक स्तर के साधक मौजूद थे। 20 से ज्यादा आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ, 100 से ज्यादा आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ। मैं इतनी बड़ी ताकत से कैसे बचकर भागूं? इस पल आरव के दिल में फिर से लाचारी की भावना जाग उठी। उसके दुश्मन संख्या में बहुत अधिक और बहुत शक्तिशाली थे और अंत में वह अब भी बहुत कमजोर था। तुम अपनी जान लेने से इनकार करते हो? तो फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अमरयंत ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया, जिससे अंतरिक्ष में हलचल पैदा होने लगी। रुको! ठीक इसी समय नकाबपोश महिला के बगल में खड़े युवक ने अचानक कदम आगे बढ़ाया। आरव ने उस युवक पर नजर डाली और फिर उस महिला को देखा और फिर उसे कुछ सूझा, जिससे उसके होठों के कोनों पर तुरंत एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। नकाबपोश महिला ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, तुम क्या कर रहे हो? अमरयंत ने कहा, युवराज यशवीर, यह आरव और हमारे बीच का मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता न करें वरिष्ठ, मेरा आरव को बचाने का कोई इरादा नहीं है। बस मैंने सुना है कि वह इस युग का तलवार सम्राट है जिसके पास तलवारबाजी में अद्वितीय उपलब्धियां हैं और वह युवा पीढ़ी के तलवारबाजों में सबसे मजबूत है। मैं यशवीर इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि आज मेरा उससे सामना हो गया है। इसलिए मेरा इरादा उसके साथ एक छोटी सी प्रतियोगिता करने का है। आखिर वह कुछ ही पलों में मरने वाला है। अगर मैं इस मौके को हाथ से जाने दूं, तो मुझे दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे आशा है कि वरिष्ठ मेरी यह इच्छा पूरी करेंगे। तुम आरव को चुनौती देना चाहते हो? अमरयंत आश्चर्य से बोला। युवक ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। अमरयंत ने युवक की ओर देखा। वह जानता था कि यह लड़का अपना नाम बनाने के लिए आरव का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वह आरव को मार देता है या हरा देता है तो उसकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र और अराजकता के महासागर को चौंका देगी। हालांकि क्या वह आरव को हरा सकता था? किसी भी स्थिति में अमरयंत को विश्वास नहीं था कि यशवीर ऐसा कर पाएगा, क्योंकि अगर आरव को हराना इतना आसान होता तो मृत्युलोक सम्राट ने यहाँ इतने सारे लोगों को नहीं भेजा होता। यशवीर ने बात जारी रखी। वरिष्ठ, कृपया मेरे मेघमंडल व्यापार संघ का मान रखें और मेरी यह इच्छा पूरी करें। वैसे भी चाहे मैं जीतूं या हारूं, आरव भाग तो नहीं पाएगा, है ना? अमरयंत ने कुछ देर गहराई से विचार किया और फिर कहा, चूंकि युवराज यशवीर इतने आश्वस्त हैं, तो कृपया आगे बढ़े। हालांकि मैं युवराज को चेतावनी देता हूं कि आरव की प्रसिद्धि बेवजह नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सावधान रहेंगे। धन्यवाद वरिष्ठ, यशवीर ने सिर हिलाया और फिर वह आरव को देखने के लिए पीछे मुड़ा।
इसी बीच नकाबपोश महिला ने यशवीर का रास्ता रोका और कहा, तुमने उसके बारे में जांच की है और तुम उसके चरित्र से वाकिफ हो। बहुत संभव है कि तुम मारे जाओ। यशवीर ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, बड़ी बहन, क्या तुम्हें अपने छोटे भाई पर भरोसा नहीं है? बस ठीक से देखो कि मैं इस तलवार सम्राट को कैसे धूल चटाता हूं। बोलते हुए वह आरव की ओर मुड़ा। उसी समय उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई और उसने कहा, आरव, मैं बहुत लंबे समय से तुमसे लड़ना चाहता था और आज आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो रही है। आओ, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ और मुझे यशवीर को देखने दो कि तथाकथित तलवार सम्राट कितना मजबूत है। आरव ने कहा, क्या मेरे पास कोई विकल्प है? नहीं है। हाँ हाँ, जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, यशवीर ने अपनी तलवार हल्के से लहराई। पलक झपकते ही जहाज के आसपास का समुद्र का पानी उबलने लगा और फिर पानी की एक विशाल मात्रा लहरों में बदल गई जो हवा में उछल गईं। हे! मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि युवराज ने वास्तव में 1000 जलस्तर तलवार तकनीक का अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आखिर यह एक मध्यम श्रेणी की दिव्यस्तर की तलवार तकनीक है। युवराज, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं, है ना? नकाबपोश महिला के पास खड़े बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवराज ने इस तकनीक का 90% हिस्सा हासिल कर लिया है और हम अभी समुद्र के ऊपर हैं, इसलिए इसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि भले ही युवराज केवल 7वें रैंक के आत्मिक स्तर के साधक हैं, उनका वर्तमान हमला ऐसा है जिसे साधारण आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ भी नहीं रोक पाएंगे। हे, मुझे देखने दो कि वह लड़का आरव युवराज के हमले से कैसे निपटता है। नकाबपोश महिला कुछ नहीं बोली, वह बस आरव को देखती रही। इस समय आरव के चेहरे के भाव बहुत शांत थे और उसने तकनीक चलाने का कोई संकेत नहीं दिखाया। हालांकि आरव जितना शांत दिख रहा था, उसके दिल में उतनी ही बेचैनी बढ़ रही थी। आरव ने यशवीर की तकनीक की शक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी निगाहें बस नकाबपोश महिला और यशवीर के बीच घूम रही थीं, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। दूसरी ओर आरुषि की आंखें हवा में भरी लहरों को देखकर चमक उठीं और वह बार बार आरव की ओर भी देख रही थी, जबकि उसकी आंखों में उत्साह और जिज्ञासा भरी थी। 1000 जलस्तर तलवार तकनीक। ठीक इसी समय यशवीर ने अपनी कलाई घुमाते हुए चिल्लाया और फिर अनगिनत लहरें किसी तूफान की तरह आरव की ओर तेजी से बढ़ी। इसके अलावा यशवीर की आकृति बिजली की तरह चमकी और वह आरव की ओर झपटा, जबकि उसके हाथ में मौजूद तलवार अपने साथ पानी का एक विशाल सैलाब लिए हुए थी। आरव ने हवा में छाए उस सैलाब को देखकर धीरे से अपना सिर हिलाया। यह तलवार तकनीक वास्तव में खराब नहीं थी और यशवीर ने इसमें अच्छा प्रशिक्षण लिया था। दुर्भाग्य से इसे तलवार इंटेंट का सहारा नहीं मिला था और बिना इंटेंट वाली तलवार तकनीक आरव के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थी। जब यशवीर ने देखा कि आरव ने अभी तक हमला नहीं किया है, तो उसके होठों के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसकी आंखों में एक चमक कौंधी और उसकी गति विस्फोटक रूप से बढ़ गई और वह तुरंत आरव के सामने पहुंच गया। साथ ही उसके भीतर से एक अदृश्य शक्ति निकली जिसने आरव को घेर लिया। यह तलवार इंटेंट थी। 7वें स्तर की तलवार इंटेंट। आसपास के दर्शक दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का जो बहुत गैरजिम्मेदार दिखता था, वास्तव में 7वें स्तर की तलवार इंटेंट का मालिक होगा। इसके अलावा उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि जो लड़का मूर्ख होने का नाटक कर रहा था, वह वास्तव में अपने दुश्मन के सामने कमजोरी का ढोंग कर रहा था। खासकर नकाबपोश महिला और अन्य लोगों के लिए यह बेहद चौंकाने वाला था। वे अभी बहुत हैरान थे क्योंकि यशवीर के पास अतीत में केवल 6ठे स्तर की तलवार इंटेंट थी, फिर भी अब
दूसरे शब्दों में वह लगातार अपनी ताकत छिपा रहा था। यह सोचकर नकाबपोश महिला के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आरव भी थोड़ा हैरान था। 7वां स्तर। यह लड़का अनाया की तरह ही तलवारबाजी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन जब तक यह 8वें स्तर की तलवार इंटेंट न हो जो भौतिक रूप ले सके, तब तक उसके लिए खतरा पैदा करना असंभव था। आरव ने हिचकिचाना बंद किया और निर्णायक रूप से कदम उठाया। उसके भीतर से लाल रोशनी की एक किरण आसमान की ओर निकली, और जब वह पानी के सैलाब से टकराई तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों ओर पानी की बौछारें फैल गईं। 8वां स्तर। यशवीर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह जानता था कि आरव के पास 8वें स्तर की तलवार इंटेंट है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी दुर्जय होगी कि वास्तव में 7वें स्तर से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली होगी। यशवीर ने अपने दिल के झटके को दबाया और अपनी कलाई को फिर से घुमाया, और उसकी तलवार पर एक और सैलाब बन गया क्योंकि वह आरव की ओर वार करने वाला था। ठीक इसी समय यशवीर ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि आरव अचानक गायब हो गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह बस बचने ही वाला था। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। आरव उसके पीछे प्रकट हो चुका था और उसकी गर्दन के पीछे एक तलवार टिकी हुई थी। यशवीर के चेहरे पर निराशा छा गई क्योंकि वह बस एक पल में हार गया था। आसपास के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। मैं यशवीर अपनी हार नहीं मानता। चुप रहो। आरव नकाबपोश महिला की ओर मुड़ा और कहा, आक्रामक संरचना को सक्रिय करो और इन सभी लोगों को टुकड़ों में उड़ा दो। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। आरव ने अपनी तलवार घुमाई और फिर यशवीर की पीठ पर एक गहरा घाव हो गया, जिससे उसे तुरंत ठंडा पसीना आ गया। हालांकि यशवीर ने कोई आवाज नहीं की। इस समय वह समझ गया था कि वह एक बंधक बन चुका है। आरव ने नकाबपोश महिला की ओर देखा और अपना हाथ फिर से हिलाया, और फिर यशवीर के शरीर पर एक और घाव हो गया। उसने कहा, अगर तुम अब भी संरचना को सक्रिय करने से इनकार करती हो तो मेरी तलवार का अगला वार उसके सिर को धड़ से अलग कर देगा। नकाबपोश महिला अपने सदमे से उबरी और उसके चेहरे के भाव थोड़े बिगड़ गए। वह कैसे नहीं समझती कि आरव उसके छोटे भाई को बंधक बनाकर उसे डरा रहा है, और वह चाहता है कि वह जहाज की संरचनाओं और अपने व्यापार संघ की ताकतों का इस्तेमाल उसकी मदद के लिए करे। हमला करो। अमरयंत और अन्य लोगों ने देखना बंद कर दिया और वे सभी हमला करने के लिए तैयार थे। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में मारने का इरादा चमक उठा। वह यशवीर को जान से मारने ही वाला था कि तभी नकाबपोश महिला अचानक चिल्लाई, संरचनाओं को सक्रिय करो। हर कोई अपना सर्वश्रेष्ठ दे और उन्हें रोको। भले ही वह आरव को मारने से कम कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास वह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो आरव ने कहा था, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि अगर उसने हिचकिचाहट जारी रखी तो उसका छोटा भाई निश्चित रूप से अपना सिर खो देगा। उसके पीछे खड़े अन्य लोग यह सुनकर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने उसकी उग्र निगाहें देखीं तो वे और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। उनके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा पागलपन की तरह जहाज के चारों ओर बने तंत्र चिह्नों में प्रवाहित होने लगी। देखते ही देखते अनगिनत चकाचौंध करने वाली रोशनी की किरणें आसमान की ओर छूटने लगीं। अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरों के भाव हिंसक रूप से बदल गए। उन्होंने रोशनी की इन किरणों का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं की और वे एक के बाद एक बचते हुए 300 मीटर की दूरी तक पीछे हट गए। दूसरी ओर वज्रपंख शार्क समय पर पीछे नहीं हट पाई और रोशनी की कुछ किरणों से टकरा गई, जिससे वह तुरंत टुकड़ों में बिखर गई। आरव ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली, क्योंकि उसने सही दाव लगाया था। कुमारी, आप यह क्या कर रही हैं?
अमरयंत का चेहरा बहुत ही खराब हो गया था। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने आरव और यशवीर के बीच आमने सामने की लड़ाई के लिए कभी सहमति नहीं दी होती। नकाबपोश महिला ने अमरयंत पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने बस अपना हाथ हिलाया और 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर डेक के चारों ओर बने खांचों में गिर गए। देखते ही देखते रोशनी की एक ढाल ने पूरे जहाज को ढक लिया। पूरी गति से आगे बढ़ो, नकाबपोश महिला चिल्लाई। जैसे ही वह बोली, जहाज धनुष से छूटे तीर की तरह निकला और पल भर में 3 किलोमीटर दूर पहुंच गया। आरव की पलकें झपकने लगीं क्योंकि उसने देखा कि जो 100 उच्च श्रेणी के ऊर्जा पत्थर उसने अभी खांचों में रखे थे, वे इस छोटे से पल में ही राख के ढेर में बदल गए थे। सौभाग्य से उसने पिछले 100 की जगह लेने के लिए अन्य 100 ऊर्जा पत्थर निकाल लिए थे। ऊर्जा पत्थरों की यह खपत भयानक थी। यहाँ तक कि आरव को भी लगा कि ऊर्जा पत्थरों की इतनी बर्बादी दर्दनाक है। सौभाग्य से ये उसके ऊर्जा पत्थर नहीं थे जिन्हें जलाया जा रहा था। जैसे ही उन्होंने मेघमंडल व्यापार संघ के जहाज को दूर ओझल होते देखा, अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरे बेहद खराब हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जिस काम में असफलता का कोई जोखिम नहीं था, वह वास्तव में इस तरह बदल जाएगा। उनका पीछा करो। इन जहाजों में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पत्थर खर्च होते हैं। वे इस तरह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, अमरयंत ने भारी आवाज में कहा। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने अंतरिक्ष को चीरते हुए जहाज का पीछा करना शुरू कर दिया। जहाज पर उन 4 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों ने आरव को घेर लिया था। इस समय मेघमंडल व्यापार संघ के वे सभी लोग आरव को गुस्से से घूर रहे थे। अगर यशवीर आरव के हाथों में न होता तो वे शायद एक समूह के रूप में उस पर टूट पड़ते। युवराज आरव, क्या अब आप मेरे छोटे भाई को जाने दे सकते हैं? नकाबपोश महिला ने कहा। आरव ने आसपास के अन्य लोगों पर नजर डाली और कहा, कुमारी, अगर मैं अभी तुम्हारे भाई को छोड़ दूं तो आप सभी निश्चित रूप से मुझ पर तुरंत हमला कर देंगे, है ना? इसके अलावा क्या आप सभी को लगता है कि मैं उनके पीछा करने से बच पाऊंगा, भले ही आप सभी मुझ पर हमला न करें? इसलिए मुझे उम्मीद है कि कुमारी मुझे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकेंगी। आरव, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, यशवीर गुस्से में बोला। तुमने यह मुसीबत खुद मोल ली है, तो हम तुम्हारा गंध क्यों साफ करें? क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? जाओ और खुद इससे निपटो। सराह। यशवीर की छाती पर एक और घाव हो गया और उसमें से खून की एक धार निकली, जिससे उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। आरव, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं करता। अगर तुममें इतनी काबिलियत है तो मुझे जाने दो, मुझे ठीक होने का समय दो और फिर मेरे साथ निष्पक्ष मुकाबला करो, यशवीर ने गुस्से में कहा। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा वह हाथ काट दूंगा जिससे तुम तलवार चलाते हो। आरव ने यशवीर की ओर ठंडी निगाहों से देखा और यशवीर ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जाहिर है वह अपना हाथ नहीं खोना चाहता था। युवा स्वामी आरव, हमारे पास इतने टॉपग्रेड एनर्जी स्टोन्स नहीं हैं कि हम मध्य क्षेत्र तक इसी गति को बनाए रख सकें। इसके अलावा हमारे जहाज का सुरक्षा घेरा हर 15 मिनट में 100 टॉपग्रेड एनर्जी स्टोन्स खर्च करता है। इसलिए यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अभी जहाज छोड़ दें। शायद अपनी ताकत के दम पर आपके पास इस विशाल सागर में बचने का कोई मौका हो, नकाबपोश वाली महिला ने कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मिस यश, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। यह सागर असीमित है और इसमें हर तरह के रहस्यमयी समुद्री जीव हैं। अगर मैंने जहाज छोड़ा तो मेरी मौत निश्चित है।
मेरे पास मिस यश से मुझे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। नकाबपोश वाली महिला ने आरव की ओर देखते हुए ये शब्द कहे। आरव मुस्कुराया और अपनी तलवार यशवीर की गर्दन पर रख दी और कहा, मिस यश, आपके पास पत्थर हैं, है न? वह स्वाभाविक रूप से यशवीर को अभी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे और मेघमंडल व्यापार संघ के ये लोग उसे छोड़ने के बाद उसे बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। युवा स्वामी आरव, हालांकि हर कोई कहता है कि आप क्रूर हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि आप दया और शत्रुता के बीच स्पष्ट अंतर करना जानते हैं, और आपने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने पहले आपको अपमानित किया। लेकिन युवा स्वामी, मेरे व्यापार संघ ने तो आपका कोई अपमान नहीं किया, है न? क्या आपका वर्तमान कार्य थोड़ा अनैतिक नहीं है? नकाबपोश वाली महिला ने कहा। नहीं किया, आरव मुस्कुराया और बोला, मिस यश, क्या आप भूल गईं कि वह आपका छोटा भाई ही था जिसने पहले मुझ पर हमला किया था? मुझे यह मत बताइए कि उसने मुझे घायल नहीं किया। हर कोई समझता है कि वह ऐसा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं थी। इसलिए मिस यश, कृपया अपनी सांसें बर्बाद न करें, अन्यथा आपके छोटे भाई का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। नकाबपोश वाली महिला ने कहा। युवा स्वामी, आपका पीछा कर रहे उन आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को रोकने के लिए सुरक्षात्मक और आक्रामक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर की आवश्यकता होती है। हालांकि अब हमारे पास वे पत्थर नहीं बचे हैं, इसलिए अब से लगभग 7 मिनट में ये सभी संरचना बंद हो जाएंगी। अतः यदि आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो इस जहाज को छोड़ना ही बेहतर है, अन्यथा यदि आप मेरे छोटे भाई को मार भी दें तब भी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। आरव ने कुछ देर तक उसे देखा और उसने यशवीर को नहीं मारा। वह जानता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। आखिरकार हर कोई उसकी तरह नहीं था जो टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर को पानी की तरह इस्तेमाल करे। आरव ने कुछ क्षण गहराई से विचार किया और फिर अपना हाथ लहराया, जिससे नकाबपोश वाली महिला के सामने 100 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर प्रकट हो गए। उसने कहा, ऊर्जा पत्थर की आपूर्ति मैं करूंगा। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी गति बढ़ाना और मुझे मध्य क्षेत्र तक ले जाना है। बेहतर होगा कि आप कोई चाल चलने की कोशिश न करें, वरना आपके छोटे भाई की सच में मौत हो जाएगी। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई, क्योंकि अचानक 100 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर निकाल देना कोई मामूली बात नहीं थी। वह वास्तव में इतना अमीर है। यह देखकर वह थोड़ी हैरान रह गई, और अब उसके पास आरव की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। क्या अब तुम मुझे छोड़ सकते हो? यशवीर ने आरव को गुस्से से घूरा। वह इस समय बहुत अपमानित महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह केवल एक चाल में हार जाएगा। सिर्फ एक चाल। यह उसके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। क्या तुम इतने बेवकूफी भरे सवाल पूछना बंद नहीं कर सकते? आरव ने पूछा। आरव, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, यशवीर आग बबूला था। आरव ने अपनी तलवार यशवीर की गर्दन पर दबाते हुए कहा, तो तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? तुम यशवीर के मुंह से लगभग खून निकलने ही वाला था। इसी बीच आरव अचानक मुड़ा और दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां उसने जहाज का पीछा करते हुए कई आकृतियों को देखा। यह बिल्कुल अमरयंत और अन्य लोग थे। उन्हें बिना हार माने पीछा करते देख आरव काफी गुस्से में था। उसने अपने मन में एक आदेश दिया और अमर बंधन रस्सी तुरंत यशवीर की गर्दन के चारों ओर लिपट गई। उसने अपने बाएं हाथ में रस्सी पकड़ी और दाहिने हाथ में शून्य फ्लैश, और फिर उसके भीतर की गूढ़ ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ने लगी। आरव
तुम क्या कर रहे हो? यशवीर के होंठ फड़फड़ाने लगे। सच कहूं तो वह इस समय आरव से काफी डरा हुआ था, क्योंकि यह व्यक्ति जरा सी उकसावे पर हमला कर देता था और आरव स्पष्ट रूप से अभी हमला करने वाला लग रहा था। इस क्षण यशवीर को अपनी जिद पर थोड़ा पछतावा हुआ और उसने केवल यही प्रार्थना की कि आरव पागल होकर उसका सिर न काट दे। आरव, हमने वैसा ही किया जैसा तुमने कहा था। अब तुम और क्या चाहते हो? नकाबपोश वाली महिला के बगल में खड़े बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। नकाबपोश वाली महिला की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें मारने की इच्छा उमड़ने लगी। बाकी लोग भी आरव को गुस्से से घूर रहे थे। यहाँ तक कि आरुषि भी आरव को तीखी नजरों से देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि आरव वाकई बहुत ज्यादा कर रहा है। आरव ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसकी गूढ़ ऊर्जा पागलों की तरह शून्य फ्लैश में समा गई, तो उसकी 8वें स्तर की तलवार इंटेंट भी शून्य फ्लैश से जुड़ गई। जैसे ही आरव की तलवार इंटेंट प्रकट हुई, यशवीर को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। यशवीर बेहद हैरान था, क्योंकि उसके पास 7वें स्तर की तलवार इंटेंट थी, जो आरव से केवल एक स्तर कम थी। उसकी तलवार इंटेंट इतनी शक्तिशाली क्यों है? देखते ही देखते आरव की नजर लगभग 300 मीटर दूर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर टिकी, जो दूसरे रैंक का आत्मोन्नति स्तर विशेषज्ञ था। आरव की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। अगले ही पल उसने अचानक शून्य फ्लैश को आगे की ओर चुभाया। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के गले के सामने अचानक एक तलवार की नोक प्रकट हुई और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उससे बचना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वह केवल अपने गले की रक्षा के लिए अपनी गूढ़ ऊर्जा की ढाल को सक्रिय कर सका। हिस! तलवार की नोक उसके गले से टकराई और फिर उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा और वह सीधे उस व्यक्ति के गले के पार निकल गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं और वे अविश्वास से भरी थीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह वास्तव में इस तरह मर जाएगा। पल भर में उसकी लाश हवा से नीचे गिर गई। एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ बस यूं ही मर गया। यहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध था और वे आरव को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हों। यशवीर कांप गया और उसने आरव की ओर उंगली उठाई। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में कुछ नहीं कह पाया। उसकी आंखों में केवल सदमा और डर था। सिर्फ यशवीर ही नहीं, बल्कि उस नकाबपोश वाली महिला और व्यापार संघ के अन्य आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के चेहरों पर भी डर साफ झलक रहा था। अतीत में उन्होंने केवल सुना था कि आरव आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को मारने के लिए साधना के एक पूरे स्तर को पार कर सकता है, लेकिन वह अंत में केवल अफवाहें थीं और उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। लेकिन अब उन्होंने इसे खुद देख लिया था। उनकी आंखों के सामने एक आत्मोन्नति स्तर का विशेषज्ञ अभी अभी मरा था और आरव केवल दूसरे रैंक का आत्मिक स्तर का साधक था। अगर वह आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लेता है, तो क्या आत्मोन्नति स्तर में कोई उसे रोक पाएगा? अमरयंत और अन्य लोगों के चेहरे भी बेहद बदसूरत हो गए थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आरव ऐसे समय में भी उनके एक साथी को मारने में सक्षम होगा। साथ ही उन्होंने अपने दिलों में गहरा डर महसूस किया। यह लड़का वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है। वह केवल आत्मिक स्तर के दूसरे रैंक पर है। यदि वह आत्मोन्नति स्तर प्राप्त कर लेता है, तो क्या वह हमें चींटियों की तरह मारने में सक्षम नहीं होगा? कोई आश्चर्य नहीं कि मृत्युलोक सम्राट उसे इतना महत्व देते हैं। अमरयंत ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीमी आवाज में कहा, हमला करो। आक्रामक संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए उनके पास अब और टॉप ग्रेड ऊर्जा पत्थर नहीं होने चाहिए। चलो एक साथ हमला करते हैं और सुरक्षात्मक घेरे को नष्ट कर देते हैं।
हम उसे किसी भी कीमत पर जीवित रहने नहीं दे सकते। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर वे जहाज की ओर लपके। आरव की पलकें झपक गईं जब उसने इतने सारे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों को अपनी ओर आते देखा, और फिर वह नकाबपोश वाली महिला की ओर मुड़ा और कहा, आक्रामक संरचनाओं को सक्रिय करें। मेरे पास ऊर्जा पत्थर नहीं है। नकाबपोश वाली महिला ने अभी आधा ही बोला था कि सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और उसके सामने फिर से 100 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर आ गए। उसने आरव पर एक गहरी नजर डाली और फिर अपना हाथ लहराकर उन्हें डेक के खांचों में रख दिया। एक पल में अनगिनत प्रकाश की किरणें हवा में उड़ने लगीं। अमरयंत चकित रह गया और अन्य आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए। पीछे हटो। जल्दी। अमरयंत की आकृति चमकी और वह 300 मीटर दूर दिखाई दिया। दूसरों की प्रतिक्रिया भी धीमी नहीं थी और वे भी आनन फानन में वहां से बच निकले। हालांकि जो 4 लोग समूह के सबसे आगे थे वे समय पर नहीं बच पाए और वे प्रकाश की किरणों की चपेट में आकर वहीं ढेर हो गए। उनके पास और अधिक टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर कैसे हो सकते हैं? आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों में से एक गुस्से में दहाड़ा। अमरयंत का चेहरा थोड़ा भयानक हो गया था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि मेघमंडल व्यापार संघ के पास अभी भी और टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर होंगे। अब तक उसने कम से कम 400 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर खर्च कर दिए थे। 400 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर। मेघमंडल व्यापार संघ वास्तव में इतना अमीर है कि वह यूं ही 400 टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर फेंक रहा है। आखिरकार वह खुद भी इतनी आसानी से इतने सारे टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर नहीं निकाल सकता था। उन 4 आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों की मृत्यु ने अमरयंत और अन्य लोगों को लापरवाही से हमला करने की हिम्मत नहीं दी। भले ही वे अभी भी संख्या में 15 थे, वे अपनी जान का दाव नहीं लगाना चाहते थे और यह शर्त नहीं लगाना चाहते थे कि दुश्मन के पास अभी भी टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर हैं या नहीं। आरव ने इस दृश्य को देखकर राहत की सांस ली और फिर उसने चुपके से एक अति उच्च ग्रेड ऊर्जा पत्थर निकाला और उसे अवशोषित करने के लिए अपनी जेब में रख लिया। जब तक उसके पास जहाज और टॉपग्रेड ऊर्जा पत्थर हैं, तब तक वे आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ उसके लिए अब खतरा नहीं थे। इसके विपरीत वह समय समय पर उन पर अचानक हमला भी कर सकता था। संक्षेप में, वर्तमान स्थिति उस स्थिति से बहुत बेहतर थी जिसमें वह पहले था। हालांकि उसने फिर भी खुद को लापरवाह होने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उसकी जरा सी लापरवाही का मतलब यह हो सकता था कि उसके आसपास के ये लोग उस पर घातक हमला कर देंगे। वह यह नहीं भूला था कि वे उसकी मदद केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि यशवीर की नियति उसके नियंत्रण में थी। नकाबपोश वाली महिला अचानक बोली, युवा स्वामी आरव, मेरे छोटे भाई को ठीक होने के लिए जाने दें। मैं आपकी बंधक बनूंगी, ठीक है? नहीं, यशवीर ने कहा, बड़ी बहन, मैंने सुना है कि यह लड़का एक विकृत इंसान है। अगर तुम उसके हाथ लग गई तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ करेगा। मेरी चिंता मत करो, मैं सह सकता हूं। क्या यह उसकी तलवार से लगी कुछ चोटें ही तो हैं? ठीक है। आरव के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। विकृत? आखिर मेरी साख कौन बिगाड़ रहा है? नकाबपोश वाली महिला ने यशवीर को गुस्से से घूरा और फिर उसने आरव की ओर देखा। आरव ने अपना हाथ लहराया और एक उच्च स्तर का तंत्र निकाला और उसे यशवीर पर लगा दिया। यशवीर इस समय उसका सुरक्षा कवच था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यशवीर को मरने नहीं देगा। उस उच्च स्तर के हीलिंग तंत्र को देखकर नकाबपोश वाली महिला के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए और उसने आरव पर एक लंबी नजर डाली। यह तलवार सम्राट वास्तव में रहस्यमयी है। बूम!
अचानक समुद्र की सतह से पानी का एक विशाल स्तंभ निकला और फिर उनके सामने एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका शरीर इंसान जैसा, पूंछ मछली जैसी और हाथ में एक त्रिशूल था। मरमेड कबीला आरव ने देखा कि नकाबपोश वाली महिला और अन्य लोगों के चेहरे बदसूरत हो गए थे, जबकि आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञों के चेहरे बेहद गंभीर थे। मरमेड कबीला, ये क्या बला है? आरव ने भौहें सिकोड़ी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।